हेलो फ्रेंड्स, उमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे इस वीडियो में C1 वनस्पति विज्ञान। विभिन्न प्रकार के पादपों तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान बॉटनी कहते हैं। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी माना जाता है। किसको? थियोफ्रेस्टस को। फिर है पौधे जंतुओं से निम्नलिखित प्रकार से भिन्न हैं। अब पौधे जंतुओं से कैसे अलग हैं देख लेते हैं। पौधों में प्रत्येक कोशिका सेल्यूलोज की एक निर्जीव भित्ति द्वारा घिरी होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती या नहीं होती है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए पौधों को स्वपोषी ऑटोट्रोफस कहते हैं। जंतुओं में क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। ये भोजन के लिए पौधे पर निर्भर होते हैं, इसलिए इन्हें परपोषी हेट्रोट्रोफिस कहते हैं। पौधों में वृद्धि विशेष कोशिकाओं द्वारा होती है, जो विशेष स्थानों पर स्थित होती है। जड़ व तनों के सिरे पर शीर्षस्थ विभज्योतक तथा अंतर्वेशी विभज्योतक के विभाजन से लंबाई में वृद्धि होती है, जबकि पार्श्वीय विभज्योतक द्वारा मोटाई में वृद्धि होती है। जंतुओं में वृद्धि एक विशेष स्थान पर न होकर सभी स्थानों पर होती है। पादपों में वृद्धि उनकी मृत्यु से कुछ समय पूर्व तक भी होती रहती है, जबकि जंतुओं में वृद्धि मृत्यु से काफ़ी समय पूर्व रुक जाती है। पूर्ण विकसित पादप कोशिका में प्रायः एक बड़ी रसधानी होती है, परंतु जंतु कोशिका में ऐसा कुछ नहीं होता है। पादपों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। पादप वर्गीकरण, प्लांट टैक्सोनॉमी, ठीक है, प्लांट टैक्सोनॉमी के अंतर्गत पृथ्वी पर पाए जाने वाले पौधों की पहचान तथा पारस्परिक समानताओं के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। पुरानी पद्धति के अनुसार एक्लर नामक वैज्ञानिक ने पादप जगत का निम्नलिखित भागों में विभाजित वर्गीकरण किया है। देख लेते हैं पादप जगत। पादप जगत पहले दो पार्टों में हुआ, तो उसको कहेंगे पुष्पोद्भिद, एक तरफ पुष्पोद्भिद पौधे या फेनेरोगैम्स पौधे, दूसरी तरफ अपुष्पोद्भिद पौधे या क्रिप्टोगैम्स पौधे। फिर ये पुष्पोद्भिद पौधे जो हो गए, इनके दो पार्ट हुए। ये कौन कौन से हो गए? आवृत बीजी पौधे और दूसरे अनावृत बीजी पौधे। आवृत बीजी पौधों को एंजियोस्पर्म भी कहते हैं, अनावृत बीजी पौधों को जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। अब इसमें जो है आवृत बीजी पौधे के भी दो पार्ट हुए। उसमें क्या क्या हुआ? एक बीजपत्री, दूसरा दो बीजपत्री यानी द्विबीजपत्री। फिर इधर आ जाइए, अपुष्पोद्भिद पौधे के तीन पार्ट हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अब थैलोफाइटा के चार पार्ट हैं, जीवाणु, लाइकेन, कवक और शैवाल। देख लेते हैं फ्रेंड्स अपुष्पोद्भिद पौधे। क्रिप्टोगैम्स या अपुष्पोद्भिद पौधों के अंतर्गत ऐसे पादप समूह आते हैं जिसमें पुष्प तथा बीज नहीं होते। इसके अंतर्गत थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा समूह के पादप आते हैं। थैलोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। ये सरल तथा प्राचीन या आद्य पादप है। इसमें पादप शरीर थैलस के रूप में होता है, अर्थात पौधे जड़, तना एवं पत्ती में विभक्त नहीं होते हैं। इनमें भ्रूण व संवहन ऊतक भी नहीं पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत शैवाल, कवक, जीवाणु तथा लाइकेन आते हैं। शैवाल देख लेते हैं। शैवालों के अध्ययन को शैवाल विज्ञान या एल्गोलॉजी अथवा फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल प्रायः क्लोरोफिल युक्त संवहन ऊतक रहित स्वपोषी होते हैं। शैवालों में लिंगी प्रजनन के बाद भ्रूण नहीं बनता है, एम्ब्रायो नहीं बनता है। लाभदायक शैवाल, बेनिफिशियल एल्गी। भोजन के रूप में प्रयोग होने वाले शैवाल लेमिनेरिया, पोराफाइरा, अल्वा
सारगासम, एलेरिया आदि शैवाल भोजन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। औषधियाँ बनाने में प्रयोग होने वाले शैवाल। औषधि किन शैवालों से औषधियाँ बनाई जाती हैं देख लेते हैं। क्लोरेला से क्लोरेलीन नामक एंटीबायोटिक तैयार की जाती है जो जीवाणुओं से रक्षा करती है। कृषि में खाद्य के रूप में प्रयोग होने वाले शैवाल। कुछ समुद्री शैवाल खाद्य के रूप में प्रयोग की जाती है। नोस्टोक, एनाबीना आदि शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं। आयोडीन बनाने में प्रयोग होने वाले शैवाल। आयोडीन बनाने में कौन कौन से शैवाल प्रयोग होते हैं? लेमिनेरिया नामक भूरे शैवाल से आयोडीन उत्पन्न होती है। अनुसंधान कार्यों में प्रयोग होने वाले शैवाल क्लोरेला, एसीटेबुलेरिया तथा वेलोनिया नामक शैवाल अनुसंधान कार्यों में उपयोगी हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं का आधुनिक ज्ञान क्लोरेला पर किए प्रयोगों तथा अनुसंधानों पर आधारित है। जेलिडियम ग्रेसिलेरिया आदि लाल शैवालों से एगार नामक पदार्थ प्राप्त होता है जो जेली तथा आइसक्रीम बनाने के काम आता है। हानिकारक शैवाल कौन से होते हैं? हार्मफुल एल्गी। माइक्रोसिस्टिस, क्रोकोकस, ओसिलेटोरिया, एनाबीना आदि शैवाल जलाशयों में जल उफान वाटर ब्लूम्स पैदा करके गंध उत्पन्न करते हैं। इससे पानी सड़ जाता है जिससे मछलियां मर जाती हैं तथा जल पशुओं आदि के पीने योग्य नहीं रह जाता। सिफेलियोरोस नामक शैवाल की कुछ प्रजातियां चाय आदि की पत्तियों पर परजीवी होती हैं तथा गेरुई रोग उत्पन्न करके चाय उद्योग को हानि पहुंचाती हैं। पौधे में तत्वों की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग देख लेते हैं। रोग है और ये तत्व हैं। चुकंदर का हार्ट रॉट, ये है बोरान की कमी से, यानी बोरान तत्व। सेब में आंतरिक काग बोरान की वजह से होता है। नींबू में डाईबैक रोग किसके कारण होता है? तांबा कापर के कारण। पत्ता गोभी में विहिपटेल रोग मॉलिब्डेनम के कारण होता है। नींबू में लिटिल लीफ रोग, नींबू में लिटिल लीफ रोग काहे के कारण होता है? जस्ता, जिंक, जेडन। धान में खैरा रोग जस्ता के कारण होता है, जस्ता की कमी कारण। फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग बोरान के कारण होता है। धान्य व लेग्यूमिनस पौधे में पुनः ग्रहण रोग तांबे के कारण होता है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। वनस्पति विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा यूकेलिप्टस। विश्व का सबसे लंबा वृक्ष सिकोया अनावृतबीजी। सबसे छोटा आकार में आवृतबीजी पौधा वुल्फिया ग्लोबोसा। सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा विक्टोरिया। सबसे बड़ा बीज लोडोसिया। सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया ओर्नोल्डाई। फिर है सबसे बड़ा नर युग्म साइकस। सबसे बड़ा बीजांड साइकस। सबसे छोटा बीज आर्किड। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। सबसे कम गुणसूत्र वाला आवृतबीजी पादप हेलोपेप्पस ग्रैसिलिस। फिर से देख लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे कम गुणसूत्र वाला आवृतबीजी पादप हैप्लोपेप्पस ग्रैसिलिस 2n = 4। सबसे ज़्यादा गुणसूत्र वाला आवृतबीजी पौधा ओफियोग्लोसिया
शम ओफियोग्लोसम ये क्या है 2n बराबर 1266। सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा कौन सा है? जेमिया पिग्मिया। क्या है? जेमिया पिग्मिया। सबसे छोटा टेरिडोफाइटा, सबसे छोटा टेरिडोफाइटा कौन सा है? एजोला। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा जुप्सिस। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा डायसोनिया। सब काफ़ी देने वाला पौधा कोफिया अरेबिका। अफीम देने वाला पौधा पैपेवर सोमेनिफेरम। फिर से देख लेते हैं। अफीम देने वाले पौधा कौन सा है? पेपेवर सोमेनिफेरम। आगे देख लेते हैं विषाणु यानी वायरस। वायरस के विषय में जान लेते हैं कुछ। विषाणु अकोशिकीय अतिसूक्ष्म जीव हैं जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। विषाणु की खोज 1892 ईस्वी में इवानोवस्की ने द्वारा की गई थी। विषाणु प्रकृति सजीव व निर्जीव दोनों प्रकार की होती है, इसी कारण इन्हें सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। विषाणु को क्रिस्टल बनाकर निर्जीव पदार्थ की भांति लंबे समय तक रखा जा सकता है। विषाणु कोशिका के बाहर निर्जीव अर्थात निष्क्रिय रूप में होते हैं, जो किसी जीवित कोशिका में पहुंचते ही सक्रिय हो जाते हैं। विषाणुओं की मूल रासायनिक संरचना में न्यूक्लिक अम्ल RNA तथा DNA का एक केंद्रीय कोड होता है जो एक प्रोटीन आवरण से ढका हुआ होता है। परपोषी प्रकृति के अनुसार विषाणु मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: पादप विषाणु, जंतु विषाणु और जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज विषाणु। पादप विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ साधारणतः RNA होता है, परंतु कम पादप विषाणु जैसे कैलिमोवायरस में आनुवंशिक पदार्थ DNA होता है। जंतु विषाणु इसमें आनुवंशिक पदार्थ प्रायः DNA तथा या कभी कभी RNA होता है। जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज यह जीवाणुओं पर आश्रित रहने वाले तथा उन्हें संक्रमित करने वाले विषाणुओं का प्रकार है। नोट: रेट्रो विषाणुओं में न्यूक्लिक अम्ल RNA होता है तथा इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम पाया जाता है। कवक क्या है? फंगाई। फफूंद अर्थात कवकों के अध्ययन को कवक विज्ञान या माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक प्रायः सभी जगह पाए जाते हैं। ये क्लोरोफिल रहित, संकेंद्रीय, संवहन ऊतक रहित थैलोफाइटा हैं। ये दूसरे पौधों पर परजीवी अथवा सहजीवी रूप में तथा सड़े गले पदार्थों पर मृतोपजीवी रूप में मिलते हैं। कवक कभी भी स्वपोषी नहीं होते हैं। ये प्रायः परपोषी या विविध पोषी होते हैं। हेट्रोफाइटिस होते हैं। इनकी कोशिका यानी कवक की कोशिका भित्ति काइटिन या सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन तथा तेल की बूंदों के रूप में रहता है। कवक में कैसा संचित भोजन रहता है? कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन तथा तेल की बूंदों के रूप में रहता है। कवकों के लाभ। कवक के क्या लाभ हैं देख लेते हैं। कवक सड़े गले पदार्थों को अपघटित करके भूमि की उर्वरता बढ़ाते हैं। बहुत से कवक जैसे मशरूम आदि खाने के काम आते हैं। कवकों से अनेक प्रकार के एंटीबायोटिक्स प्राप्त किए जाते हैं, जैसे पेनिसिलियम नोटेटम तथा पेनिसिलियम क्राइसोजिनम से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक्स प्राप्त होता है। ईस्ट तथा कुछ कवकों
का उपयोग बेकरी उद्योग में तथा किण्वन द्वारा शराब बनाने में किया जाता है। कैविसेप्स नामक कवक से लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइल एमाइड LSD बनाया जाता है, जो विभ्रमी पदार्थ होता है। यहाँ से फिर से देख लेते हैं, जो विश्रामी हैलुसिनोजेनिक पदार्थ होता है। जिबरेलिन नामक पदार्थ हार्मोन जो पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक हैं, फ्यूजेरियम मोनिलिफार्मी नामक कवक से तैयार किए जाते हैं। न्यूस्पोरा ईस्ट एस्कोबोलस इत्यादि कवक काफी समय से आनुवांशिकी, कोशिका विज्ञान एवं उपापचय की खोजों में प्रयोग किए जाते हैं। कवकों से हानि। पौधों में कवकों द्वारा होने वाले प्रमुख रोग निम्नलिखित हैं। आलू का पछेता अंगमारी रोग, ये किसके कारण होता है? फाइटोफथोरा इन्फेस्टांस। आलू का वाल्ट रोग, ये किसके कारण होता है? ये भी कवक के कारण होता है। कौन से कवक के कारण होता है? सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम। आलू की अंगमारी अल्टरनेरिया सोलेनाई। और है क्रूसीफेरी में श्वेत गैरिक फफोला रोग, एल्बुगो कैंडिडा के कारण होता है। गेहूं का सल्थकंड रोग, यूस्टिलैगो ट्रिटिसाई। गन्ने का रेड रॉट, गन्ने में रेड रॉट, गन्ने में जो लाल लाल कभी देखा होगा अंदर लगा रहता है, उसको रेड रॉट कहते हैं। रेड रॉट तो वो है उसमें कौन सा कवक मतलब होता है? तो कोलीटोट्राइकम फलकेटम। मूंगफली का टिक्का रोग, मूंगफली में जो टिक्का रोग होता है वो किस कारण होता है? सर्कोस्पोरा परसोनेटा के कारण होता है। अरहर की म्लानी, फ्यूजेरियम उडम। जौ का स्लथ कंड या निरावृत स्मट, यूस्टिलैगो न्यूडा। क्या है? यूस्टिलैगो न्यूडा। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। एस्परजिलस की कुछ प्रजातियां मनुष्यों के फेफड़ों में एस्परजिलोसिस नामक रोग उत्पन्न करती हैं। राइजोपस म्यूकर, एस्परजिलस आदि कवक खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। एस्परजिलस फ्लेवस से एफ्लोटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ उत्पन्न होता है, जो पालतू जानवरों के लिए हानिकारक है। आते हैं लाइकेन। लाइकेन शैवाल या कवक के साहचर्य से निर्मित जीव समूह है। लाइकेन के शैवालीय घटक प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, जिसे वे स्वयं तथा कवक भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। भोजन के बदले कवकी घटक शैवाल को जल तथा खनिज उपलब्ध कराते हैं। आकारिकीय दृष्टि से लाइकेन के थैलस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला पर्पटीमय क्रस्टोस, पर्लिल फोलियोज तथा छुपिल फ्रूटिकोज।
लाइकेन में लैंगिक जनन केवल इनके कवकी घटक द्वारा होता है। एक बार फिर से लाइन देख लेते हैं। लाइकेन में लैंगिक जनन केवल इनके कवकी घटक द्वारा होता है। लिकेनोरा, पारमेलिया, अम्बिलिकेरिया आदि लाइकेन विश्व के विभिन्न भागों में भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। पारमेलिया सेक्सेटिलिस का प्रयोग मिर्गी के उपचार में लाभदायक होता है। रोसेला मोंटागनी से प्राप्त इरिथ्रिन का प्रयोग हृदय पीड़ा में किया जाता है। फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।